नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं कभी कभी क्राइम्स की कुछ ऐसी वारदातें सामने आती हैं जो सच में हैरान करने वाली होती है, बेचैनी वाली होती हैं। उनको अंजाम देने का उनका तरीका भी और उसके बाद का परिणाम भी। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अदालत से फांसी की सजा तो मिली हो, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है कि सच में फांसी दी गई है, क्योंकि ऊपरी अदालत तक जाते जाते फैसले बदल दिए जाते हैं। एक ऐसी भयानक वारदात जिसमें एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है, जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JPRJ 21 पर। आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं राजखोवा फैमिली के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के उत्तरी पूर्वी में बसा एक राज्य असम से। असम का ही एक जिला लगता है डुबरी। साल 1969 की बात है। उन दिनों सेशन कोर्ट में एक जज हुआ करते थे उपेंद्र नाथ राजखोवा। उम्र थी लगभग 60 साल। अपनी सर्विस के लगभग आखिरी पड़ाव में थे और जल्दी ही रिटायर भी हो जाते हैं। नौकरी के आखिरी दिनों में उनकी पोस्टिंग होती है डुबरी सेशन कोर्ट में। इससे पहले भी उन्होंने असम के कई जिलों में अपनी सर्विस दे रखी थी और उनका असली घर गुवाहाटी में था। शादी को लगभग 30 से 35 साल हो चुके थे। परिवार में एक पत्नी और 3 बेटियां थीं। पत्नी का नाम होता है पुतुल राजखोवा और बड़ी बेटी होती है निर्मला राजखोवा। जो मझली बेटी थी उसका नाम था जोनाली राजखोवा और सबसे छोटी बेटी थी रूपलेखा राजखोवा। बड़ी बेटी ने MA की डिग्री हासिल की थी और उसकी शादी की भी तैयारियां चल रही थी और मझली बेटी BSc कर रही थी और छोटी वाली बेटी अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। उपेंद्र नाथ के बीवी बच्चे अपने मामा वेद चरण शर्मा के घर पर रहते थे। क्योंकि उपेंद्र नाथ एक जज थे, तो जगह जगह उनका ट्रांसफर होता रहता था। घर में कोई और नहीं होने के कारण वो घर भी किराए पर दे रखा था, ताकि घर की सार संभाल हो जाए। 1969 में उपेंद्र नाथ राजखोवा की डुबरी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पोस्टिंग होती है। 1970 में वो रिटायर हो जाते हैं। जब इनकी पोस्टिंग हुई तो उस समय जज का जो बंगला था, जो उन्हें अलॉट हुआ था, वो अभी बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें सर्किट हाउस में रुकना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उपेंद्र नाथ को सरकारी बंगला अलॉट हो जाता है। अब तारीख होती है 2 फरवरी 1970। इस दिन उपेंद्र नाथ राजखोवा अपनी सर्विस से रिटायर हो जाते हैं। इस वक्त उनका परिवार भी उनके साथ रहता है। क्योंकि अब जज उपेंद्र नाथ रिटायर हो गए, तो उन्हें अपना वो सरकारी बंगला भी खाली करना था। लेकिन उपेंद्र नाथ ये बंगला खाली नहीं करते हैं। इन्हें 2-3 महीनों की छूट दी जाती है कि वो अपना कहीं और रहने का इंतजाम कर लें। 3 फरवरी को वो अपने साले वरद चरण शर्मा को कॉल करते हैं, जो पुलिस विभाग में DIG थे। उनको कॉल करके कहते हैं कि जो घर उन्होंने वो किराए पर दिया था, उसे जल्दी ही खाली करवा दिया जाए, क्योंकि वो अब गुवाहाटी आने वाले हैं। 10 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार आने वाला था। ये त्योहार असम में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। मेले वगैरह भी लगते हैं। उपेंद्र नाथ अपने परिवार के साथ मेला घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन दोनों बेटियों के एग्जाम थे, तो 8 फरवरी को ही उन्हें वापस गुवाहाटी भेजना पड़ा। मगर पत्नी और बड़ी बेटी यहीं पर रहते हैं। अब 10 फरवरी का दिन आया। ये लोग अपना त्योहार मनाते हैं, मेला घूमते हैं। फिर कुछ दिन बाद 14 फरवरी को उपेंद्र नाथ एक बार फिर अपने साले को फोन करके कहते हैं कि दोनों बेटियों को डुबरी पहुंचा दिया जाए। हम सभी लोग दार्जिलिंग घूमने जाएंगे। लेकिन वरदा शर्मा मना कर देते हैं, क्योंकि बेटियों के एग्जाम चल रहे थे। लेकिन फिर दोनों बेटियां भी वो वहां घूमने के लिए मना कर देती हैं। लेकिन उपेंद्र नाथ के कुछ ज्यादा जो आजमाइश करने के कारण वेद शर्मा उन दोनों भांजियों को वहां भेज देता है। फिर दार्जिलिंग घूमने के बाद वरदा शर्मा की बहन कॉल करती है कि जो घर किराए पर दे रखा था, उसे जल्दी ही खाली करवा दें। हम वापस गुवाहाटी आ रहे हैं। फिर अगले दिन वरदा शर्मा अपने जीजा को कॉल करता है,
लेकिन उपेंद्र नाथ फोन नहीं उठाता है। कई बार कॉल किया जाता है मगर कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे वरदा शर्मा की उनसे बात होना बंद हो गई थी। अब वरदा शर्मा और उनकी पत्नी परेशान होने लगते हैं। पूरा फरवरी और मार्च महीना बीत जाता है लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता, ना तो वह उपेंद्र नाथ से, ना उनके परिवार के किसी भी सदस्य से। अब फिर 13 अप्रैल को उपेंद्र नाथ अपने साले और उनकी पत्नी को एक लेटर लिखता है कि उनका परिवार यानी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली से अभी लौटी नहीं है, इसलिए वह भी दिल्ली जा रहा है। अब वरदा शर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों बेटियों के एग्जाम भी छूट गए थे। फिर सोचा कि परिवार कहीं दिल्ली में घूम रहा होगा। अब धीरे धीरे वरदा शर्मा को टेंशन होने लगी कि उपेंद्र नाथ के परिवार के किसी भी सदस्य से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। कि वरदा शर्मा से रहा नहीं गया तो ये अप्रैल के आखिरी दिनों में गुवाहाटी से डोगरी पहुंचते हैं और उस सरकारी बंगले में गए तो पता चलता है कि उपेंद्र नाथ ने तो 15 अप्रैल को ही बंगला खाली कर दिया था और यहाँ से चले गए थे। अब आखिर में राजखोआ परिवार कहाँ चला गया था, ना तो वो गुवाहाटी में था और ना ही दिल्ली में गए थे। एक बार फिर वरदा शर्मा जून 1970 में धुबरी आए थे, ये सोचकर कि अपनी जीजा और भांजियों का पता करके रहेंगे। ये स, ये सबसे पहले उस वक्त उस बंगले में गए जहां दूसरे जज रहने लगा तो उनसे बातचीत की। जज ने सुझाव दिया कि एक बार वो कोर्ट जाकर संपर्क करें, शायद उपेंद्र नाथ के साथ काम करने वाले वो उपेंद्र के बारे में कुछ बता सके। जब वरदा शर्मा उस कोर्ट में जाते हैं तो उनकी मुलाकात होती है गोलोक शर्मा और जयप्रकाश चक्रवर्ती से। ये दोनों ही जज ऑफिस में असिस्टेंट थे। गोलोक शर्मा ने कहा कि उपेंद्र नाथ अपना कुछ सामान छोड़कर 15 अप्रैल को ही यहाँ से निकल गए थे और वो अकेले थे। वहीं जयप्रकाश कुछ चौंकाने वाली चीजों का खुलासा करते हैं और वरदा शर्मा की काफी रिक्वेस्ट करने और उनकी परेशानी को देखते हुए जयप्रकाश खुलासा करता है कि जयप्रकाश के पिता थे सत्य प्रकाश, जो उपेंद्र नाथ के काफी भरोसेमंद आदमी थे। इसी जून महीने में कुछ दिन पहले उपेंद्र नाथ सत्य प्रकाश के घर गए थे गौरीपुर। यहाँ उपेंद्र नाथ 3 दिन रुकते हैं। उपेंद्र नाथ से सत्य प्रकाश से कहा कि उन्हें जमीन खरीदनी, उन्हें प्लॉट खरीदने हैं जहां वो एक आश्रम बनाएंगे। सत्य प्रकाश उन्हें 3 दिनों तक जगह जगह अलग अलग जगह पर वो जमीन दिखाता है, वो प्लॉट दिखाते हैं। उपेंद्र नाथ ने ये बात किसी को भी बताने से मना किया था। उस वक्त जयप्रकाश भी वहां मौजूद था। फिर उपेंद्र नाथ वहां से निकल जाते हैं। वो सिलीगुड़ी के एक होटल था, सेवोई होटल, वहां पर रुकते हैं। फिर वरदा शर्मा डोगरी थाने में थाना इंचार्ज को रिपोर्ट लिखवाते हैं और फिर 25 जुलाई 1970 के दिन वरदा शर्मा, उसके एक रिश्तेदार और थाना इंचार्ज होटल गए। वो होटल सवाई पहुंचते हैं जहां उपेंद्र नाथ के कमरा नंबर 3 में रहने की बात पता चलती है, जानकारी मिलती है। फिर वो रूम नंबर 3 में पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा कोई और नहीं बल्कि खुद उपेंद्र नाथ ही खोलते हैं। उपेंद्र नाथ अपने साले और बाकी लोगों को देखकर हैरान रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। वरदा शर्मा पूछते हैं कि उनकी बहन और भांजियां कहाँ पर है तो वो घुमा फिराकर बातें करता है। जब उपेंद्र नाथ से सख्ती से पूछता है तो वो कहता है कि मैं सब कुछ लिख कर बताऊंगा, मैं मौखिक रूप से नहीं बता सकता। वो लिखते हैं कि 10 फरवरी को उनकी पत्नी घर में फिसल कर गिर गई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब ये सब देखकर उसकी बेटी को बड़ा सदमा लगता है और वह सहम जाती हैं और फिर वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती हैं। ज्यादा नींद की गोलियां खाने से, ज्यादा ओवरडोज लेने से उसकी बेटी की भी मौत हो जाती है। अब उपेंद्र नाथ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर सुबह के समय स्टीमर घाट पर काम करने वाले कुछ बिहारी लोगों को बुलाकर वो उन्हें 500 रुपए देकर उन दोनों की लाशों को ब्रह्मपुत्र नदी में फिकवा देता है। ये सब होने के बाद उपेंद्र नाथ सोचता है कि उनकी दोनों बेटियां थी जो वहां पर रह रही थी मामा के पास, उन्हें कैसे बताया जाए। तो 14 फरवरी को दोनों को वो गुवाहाटी बुलाता है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ले जाकर
बताते हैं कि उनकी माँ और उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर वो दोनों बेटियां भी सदमे में आ जाती हैं, शोक में आ जाती हैं, और इसी शोक और सदमे की वजह से वो दोनों बेटियां भी ब्रह्मपुत्र नदी में कूदकर खुदकुशी कर लेती हैं और अपनी जान गंवा देती हैं। ये सारी बातें पेपर पर लिखी देखकर ऑफिसर इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज उपेंद्र नाथ को थाने चलकर ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को कहता है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने को भी कहता है। उपेंद्र मान जाता है और कहता है कि मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। फिर उपेंद्र नाथ कमरे से बाथरूम में जाता है और थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीखने की आवाज आती है। जब वरदा शर्मा और बाकी लोग चीखने की आवाज सुनते हैं तो वो दौड़कर बाथरूम में जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि उपेंद्र नाथ ने अपने पेट में चाकू मार लिया था। उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। होटल में पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि उपेंद्र नाथ पिछले 7 जून से यहीं रह रहा है। जब उपेंद्र नाथ का इलाज चल रहा होता है तो पुलिस की कई टीमें ब्रह्मपुत्र नदी में उनकी पत्नी और तीनों बेटियों को ढूंढने में लग जाती हैं। एक टीम ने लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया, खासतौर से उनसे जो उपेंद्र नाथ के साथ उस सरकारी बंगले में रहते थे, जैसे नौकर, ड्राइवर, पियोन आदि सभी से। साले वरदा शर्मा को होटल के कमरे की तलाशी के दौरान एक कागज का टुकड़ा मिलता है। वो कागज का टुकड़ा उपेंद्र के बेड के पास था, जिस पर उपेंद्र सोता था। उस कागज में लिखा था कि मेरा नाम UN राजखोवा है और मेरी पत्नी और तीनों बेटियां इस दुनिया में नहीं हैं, तो मेरा भी इस दुनिया में क्या काम। खैर, इधर उधर लोगों से पूछताछ के दौरान जज साहब के कुछ किस्से सामने आते हैं। रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले 14 फरवरी 1970 को माघ बिहू नामक एक त्योहार था। इस दिन उपेंद्र नाथ ने अपने पियोन को, जो विगन प्रसाद था, उससे कहा कि उनके बेडरूम से अटैच जो बाथरूम है उसकी खिड़की पर बाहर से पेड़ की टहनियां लगती है। जब ये हवा चलती है तो अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिससे डिस्टर्ब होता है, इसलिए तुम इन टहनियों को कटवा दो। फिर पियोन बिगन प्रसाद, मोहम्मद साहिब, ये सभी पियोन थे और एक माली था, राधानाथ नाम का माली था। इन तीनों ने मिलकर वो टहनी काट दी। थोड़ी देर बाद उपेंद्र नाथ कहता है कि इस पेड़ को ही जड़ से काट दो, तो पेड़ को भी जड़ से काट दिया जाता है। अब बाथरूम के बाहर वाली साइड एक बड़ा गड्ढा हो गया। उपेंद्र नाथ के कहने पर इस गड्ढे को खोदकर और भी बड़ा कर दिया जाता है, ताकि दूसरे पौधे और फूल लगाएंगे, ताकि जब नया जज आए तो उसे याद रहे। अब इसके 2 दिन बाद उपेंद्र नाथ फिर से कहता है कि किचन के पास वाला पेड़ भी काट दो, और उस पेड़ को भी काट दिया जाता है। फिर उपेंद्र नाथ के कहने पर उस गड्ढे को भी बड़ा कर दिया जाता है। अब इस सरकारी बंगले में कुल 2 बड़े गड्ढे हो जाते हैं। 2 फरवरी को जब जज रिटायर हो जाते हैं, उनका परिवार भी वहां मौजूद था। जब पत्नी पुतुल ने बाथरूम के पास वाला गड्ढा देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। सुबह जब उपेंद्र नहा रहे थे, तभी पत्नी पुतुल ने अपने नौकरों से कहकर वो गड्ढा भरवा दिया था। ये सब कुछ देखकर जब उपेंद्र को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है और इस गड्ढे को फिर से खुदवा देता है। अब एग्जाम की वजह से दोनों बेटियां गुवाहाटी के लिए निकल जाती हैं। 10 फरवरी को सरस्वती पूजन था। उपेंद्र ने सभी नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया और कहा कि मेला घूम आओ। खुद भी पत्नी और बड़ी बेटी के साथ मेला घूमने के लिए निकल गए थे। स्टाफ के लोग भी उसके साथ थे। पियोन मोहम्मद साहिब, वो थोड़ी देर मेला घूमकर आने के बाद अपने घर आ जाता है। उसका घर उस सरकारी बंगले के नजदीक ही था। फिर विगन प्रसाद और बंगले का एक और नौकर था, उमेश वैश्य, वह भी मेला घूमकर अपने क्वार्टर वापस आ जाते हैं। अब उपेंद्र नाथ भी मेला घूमकर वापस घर पर आ जाते हैं। रात 8 बजे के आसपास विगन प्रसाद देखता है कि उपेंद्र नाथ अपने बंगले के कंपाउंड में आए और आग जलाकर वहां तपने लगे। क्योंकि फरवरी का महीना था और ठंड पड़ रही थी बड़ी जोरों शोरों से। कुछ देर बाद पत्नी पुतुल और बड़ी बेटी निर्मला भी वहां आकर अपने पिता के साथ तपने लगते हैं।
फिर रात 10 बजे के आसपास वो खाना खाकर सोने चले गए। अब 11 फरवरी की सुबह सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी नौकरों को लगा कि मालकिन और वो बड़ी बेटी बंगले में नहीं है। जब पियोन विघन प्रसाद शर्मा उपेंद्र नाथ से पत्नी और बड़ी बेटी के बारे में पूछता है, तो उपेंद्र नाथ बोला कि कुछ जरूरी काम आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें गुवाहाटी जाना पड़ा। मैं खुद ही उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ आया हूँ, वो भी सुबह सुबह। ये बात सुनकर विघन प्रसाद को कुछ थोड़ा सा अजीब लगा था कि घर में इतने सारे नौकर चाकर है, उनको भी वो बोल सकते थे। एक बार फिर सारे लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। पियोन विघन प्रसाद बाजार चला जाता है। जब वापस आता है तो देखता है कि बाथरूम की नाली से लाल रंग का पानी आ रहा है। तभी वो भागकर उपेंद्र नाथ के बाथरूम में जाता है, जहां वो देखता है कि उपेंद्र नाथ कुछ कपड़े धो रहे हैं। विघन प्रसाद ने इससे पहले कभी भी उपेंद्र नाथ को इस तरह कपड़े धोते हुए नहीं देखा था। तो वो उपेंद्र नाथ से पूछता है कि अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उपेंद्र नाथ ने कहा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, खाली बैठा था, सो ये सोच लिया कि कपड़े ही धो लूं, थोड़ी टाइम पास हो जाएगी। अब एक बेड शीट, एक पिलो कवर, पायजामा और शर्ट वो धो रहे थे। बेड शीट और पिलो यानी तकिया का रंग लाल होता है, तो ये उपेंद्र नाथ ये सोच रहा कि कपड़े शायद रंग छोड़ रहे हैं, और वो वहां से निकल जाता है। जब विघन प्रसाद बाहर आया तो उसे एक और अजीब चीज दिखी कि बाथरूम के पास वाला जो गड्ढा था उसमें मिट्टी भर दी गई है। जब इस बारे में उपेंद्र नाथ से पूछा तो उपेंद्र नाथ ने कहा कि पौधे आने में समय लगेगा और यह गड्ढा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मैंने इस गड्ढे को भरवा दिया। अब अजीब सा संयोग बन रहा था कि रात को ही इनकी पत्नी और बड़ी बेटी कहीं चले गए और रात को ही वो गड्ढा भर दिया जाता है। 11 फरवरी को उपेंद्र नाथ के कोई जानकार उनसे मिलने आते हैं। उस वक्त उपेंद्र नाथ पूर्वी दिशा वाले बरामदे में बैठे हुए थे। अब बातचीत का दौर शुरू होता है। तो उस रिश्तेदार की पत्नी उसे वॉशरूम जाना था, तो उपेंद्र नाथ ने कहता है कि बेडरूम से जो अटैच वॉशरूम है वहां मत जाना, वो बहुत गंदा है, आप किसी दूसरे वॉशरूम में चले जाइए। फिर थोड़ी देर बाद बातचीत के बाद वो जानकार उपेंद्र नाथ से उसके परिवार के बारे में पूछता है। तो उपेंद्र नाथ ने कहा कि पत्नी और बेटी किसी जरूरी काम से गुवाहाटी गए हुए हैं, क्योंकि दोनों छोटी बेटियां भी वहीं अपनी कॉलेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और थोड़े दिनों के बाद मैं खुद भी वहां चला जाऊंगा। इसी 11 फरवरी की सुबह सुबह एक प्लम्बर भी यहाँ आया था। उसने देखा कि बाथरूम के बाहर जो गड्ढा था उसे जज साहब फावड़े से समतल कर रहे हैं। अब 14 फरवरी को उपेंद्र नाथ ने अपनी दोनों छोटी बेटियों को वापस डुबरी बुलाया। उसके मामा वरदा शर्मा से बोला कि हम कहीं घूमने जाएंगे। वो अपनी बेटियों को लेने खुद बस स्टॉप पर जाता है। बेटियों ने पिता से पूछा कि माँ और बड़ी बहन कहाँ पर है। उस समय गोलोक शर्मा भी जो बंगले में ही मौजूद था, उसके सामने ही बेटियों ने अपने पिता से पूछा। भूपेंद्र नाथ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। घर में सभी को बोला हुआ था कि वो दोनों गुवाहाटी गई हुई हैं। यहाँ पर तो बेटियां खुद गुवाहाटी से आई है। उपेंद्र नाथ ने कहा कि वो कोकराझार गई हुई है, किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब है, उनसे मिलने। ये सुनते ही स्टाफ के लोग बोले कि आपने तो कहा कि वो गुवाहाटी गई हुई है। उस पर उपेंद्र नाथ ने कहा था कि वो गुवाहाटी के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ही उन्हें कोकराझार जाना पड़ा। फिर 25 फरवरी की सुबह 10 बजे के आसपास दोनों बेटियां घर के आसपास घूमती नजर आई। यहाँ बेटियां आखिरी बार घूमती नजर आई थी। दोपहर के वक्त पियोन विघन प्रसाद ने बरामदे में खड़ी एक काले रंग की गाड़ी देखी। उपेंद्र नाथ उस गाड़ी के ड्राइवर से बात कर रहा था, लेकिन विघन प्रसाद चुपचाप अपने क्वार्टर चला जाता है। शाम के 4:30 बजे जब विघन प्रसाद वापस बंगले पर आया तो देखा कि दोनों बेटियां घर पर नहीं है। तो उसने उपेंद्र नाथ से पूछा, तो उपेंद्र नाथ ने हंसकर कहा कि उन दोनों को भी उस दोस्त की गाड़ी से वापस गुवाहाटी भेज दिया गया है। पियोन मोहम्मद शाहिद और गोलोक शर्मा से भी उपेंद्र यही बात बोलते हैं। फिर 26 जनवरी को किचन के पास वाला गड्ढा भी स्टाफ ने भरा हुआ देखा था।
उपेंद्र ने इसका भी वही कारण बताया था कि गड्ढा बड़ा गहरा है, वो खतरनाक साबित हो सकता है, कोई इसे इसमें गिर सकता है। इसके बाद 15 अप्रैल को रिटायर्ड जज ने अपना बंगला खाली कर दिया और सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से निकल गई। फिर ये कहाँ गई किसी को भी नहीं मालूम। उधर उपेंद्र नाथ का अस्पताल में इलाज चल रहा था और अब वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रहे थे। अब 7 अगस्त 1970 को डोगरी से कुछ ऑफिसर उपेंद्र नाथ से मिलने आते हैं और उनसे पूछताछ करने लगे। 9 अगस्त आते आते उपेंद्र ने अपना जुर्म, अपना अपराध कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी तीनों बेटियों और अपनी पत्नी का कत्ल किया था और उनका कत्ल करके जज के सरकारी बंगले में ही उन्हें दफना दिया। पत्नी और बड़ी बेटी को 10 फरवरी की रात को मारा और अपने नौकर उमेश वैश्य के साथ मिलकर बाथरूम के पास वाले गड्ढे में उनको दफना दिया। फिर 25 फरवरी की रात को ही उन दोनों छोटी बेटियों को भी मारा और फिर उमेश वैश्य के साथ मिलकर किचन के पास वाले गड्ढे में उन्हें दफना दिया। इस हत्याकांड की खबरें मीडिया में आती हैं तो सनसनी फैल जाती है। एक तो जज का सरकारी बंगला और आसपास बड़े ऑफिसर भी वहां रहते थे। वो एक पोश इलाका था। उसी जगह पर 4-4 कत्ल कर उन्हीं करके उन्हें वहीं पर दफना दिया। उस वक्त ये एक बहुत बड़ी घटना थी, एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर थी। 9 अगस्त को खुलासा हुआ। 10 अगस्त को पुलिस डुगरी मजिस्ट्रेट के से खुदाई की परमिशन लेती है। उस वक्त उस बंगले में वो दूसरे जज रहे थे तो उनसे भी इजाजत ली जाती है। उस जज को भी ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जहां पर वो रह रहे हैं उस बंगले के पास में ही उन 2 गड्ढों में 4-4 लाशें दफन हैं। अब अब 11 अगस्त को मजिस्ट्रेट के सामने ही उस बंगले की खुदाई की जाती है। वहां 4-4 इंसानी कंकाल मिले थे। साथ ही कपड़े, कुछ सैंडल की जोड़ियां और कुछ गहने मिले थे। इससे ये साफ साबित हो जाता है कि वो जो 4 कंकाल थे वो उपेंद्र नाथ की पत्नी और उन तीनों बेटियों के ही थे। 12 अगस्त को उपेंद्र नाथ को सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 13 अगस्त तक उमेश वैश्य को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 14 अगस्त की सुबह 10 बजे उपेंद्र नाथ अपना जुर्म वो मजिस्ट्रेट के सामने कबूल कर लेता है। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद 21 दिसंबर 1971 को सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है और धारा 302 और धारा 201 लगाई जाती हैं। नवंबर 1972 को ट्रायल शुरू होना था। इससे पहले ही उपेंद्र नाथ वो सिलीगुड़ी जेल में आत्महत्या करने की कोशिश करता है। फिर 55 जनों ने गवाही दी लेकिन कोई भी आई विटनेस नहीं था। जो सारे तथ्य थे वो सब के सब परिस्थिति जन्य थे। जिस सेशन कोर्ट में बैठकर उपेंद्र नाथ खुद फैसला सुनाते थे उसी सेशन कोर्ट ने 27 जनवरी 1973 को उपेंद्र नाथ को उसके जुर्म के लिए फांसी की सजा सुनाता है और साथ में ही उसके खिलाफ उमेश के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब उपेंद्र नाथ इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है और उमेश को उम्र कैद की सजा सुनाती है। फिर उपेंद्र नाथ सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को और फांसी की सजा को बरकरार रखता है, यानी कि एक को फांसी होगी और एक को उम्र कैद। इसके बाद उपेंद्र नाथ राष्ट्रपति को दया याचिका भेजता है और राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज करते हैं। फिर 14 फरवरी 1974 को जोरहट जेल में सुबह 6 बजे से पहले ही उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी दे दी जाती है। इस तरह ये देश के इतिहास में देश के पहले ऐसे जज बन गए थे जिसे फांसी की सजा हुई थी। इससे पहले कभी भी किसी जज को फांसी की सजा नहीं दी गई, खास तौर से कत्ल के जुर्म में। अब सवाल यह था कि आखिर उपेंद्र नाथ ने अपनी तीनों बेटियों और पत्नी का कत्ल क्यों किया था। पूछताछ के दौरान और पुलिस और सुनवाई के दौरान जज पूछते हैं, लेकिन उपेंद्र नाथ अपना जुर्म तो स्वीकार करता है, लेकिन उसने ये कत्ल क्यों किए और क्यों उसने ये इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था, ये कभी नहीं बताया। ये राज उपेंद्र नाथ के साथ ही
चला गया। अब उस बंगले में कोई नहीं रहता और लोग उसे उस बंगले को भूत बंगला भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी उपेंद्र नाथ की और उसके परिवार की कहानी कि कैसे एक पिता अपनी 3 बेटियों और एक पत्नी का कत्ल कर देता है, वो भी बिना वजह, बेवजह। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली और एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।